अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी कर रहे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, कि ड्रग जो होती है हमारी बॉडी में क्या करती है। सबसे पहले ड्रग जो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्बेंस कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटाबॉलिज्म्स होती है, एलिमिनेशंस होती है। एब्जॉर्बेंस जो ड्रग की होती है वो अगर हम लिक्विडली या ओरली लेते हैं तो वो क्या इफेक्ट देती है, आईवी लेते हैं तो वो अपनी कितनी एब्जॉर्बेंस शो कर रही होती है। ये सारी बात हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब जो हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि लिपन कोट में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती है? एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग जो होती है हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से आगे अदर टिश्यूज की तरफ मूव कर रही होती है। कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बाय विच द ड्रग रिलीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर इनटू द टिश्यूज और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। कि जो ड्रग होती है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से आगे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स या टिश्यू में जाती है। या टिश्यूज में चली जाती है। ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है ये बहुत पैसिव डिफ्यूजन्स होती है। और क्योंकि ड्रग जो होती है वो हमारी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशंस की तरफ मूव कर रही होती है। नॉन यूनिफॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूशंस। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जो ड्रग्स होती है जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है हमारी बॉडी में, कुछ ऑर्गन्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कुछ साइड पे कम जाती है, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो सबसे पहला जो इसका फैक्टर है वो है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला हमारा जो फैक्टर है वो है टिश्यू परमेबिलिटी एबिलिटी, ब्लड फ्लो के डिस्ट्रीब्यूशंस का ब्लड फ्लो पे क्या फ्लो लिखना था। नंबर 3 बाइंडिंग साइट। नंबर 4 है पेशेंट्स रिलेटेड। ये 4 तरह के फैक्टर है कि जो हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस को कैसे अफेक्ट कर रही होती है। ये वन वन करके हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है टिश्यू परमेबिलिटी। टिश्यू परमेबिलिटी हमारी दो तरह की इसमें हो जाएंगे। टिश्यू परमेबिलिटी में दो तरह के फैक्टर्स हो जाएंगे। एक तो होगा भी ड्रग कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशंस का। दूसरा हो जाता है जो बैरियर्स या ड्रग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या जो लिपिड जिसको क्रॉस करना होता है वो क्या इफेक्ट कर रही होती है, बैरियर। अब जो ड्रग है, अब ड्रग यहाँ से हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड ने आगे फ्लूइड्स की तरफ मूव करके आगे सेल्स की तरफ, सेल मेम्ब्रेन्स की तरफ मूव करना है। तो ये सेल मेम्ब्रेन्स की तरफ जब हमारी ड्रग मूव करेगी, ये जो ड्रग है फर्स्ट तो ये है कि इसका जो पार्टिकल साइज है वो इतना होना चाहिए कि जो ड्रग है वो इजीली पास आउट हो जाए। तो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ड्रग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ड्रग का जो साइज है वो कम से कम 5 मॉलिक्यूलर वेट इसका होना चाहिए। और जो ड्रग है ये लाइपोफिलिक होनी चाहिए। अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होती हैं वो नहीं हो, ड्रग का अनआयोनाइज्ड होना ज़रूरी है क्योंकि आयोनाइज्ड ड्रग जो होती हैं वो पास आउट नहीं होती। अगर ड्रग्स की ये करेक्टरिस्टिक होगी तो वो इजीली मूव कर जाएंगी। जो ड्रग्स लाइपोफिलिक्स होंगी वो इजीली पास हो जाएंगी, मतलब कि ड्रग्स का वीक एसिडिक और वीक बेसिक होना ज़रूरी है और अनआयोनाइज्ड होना ज़रूरी है ताकि वो इजीली ये अपनी डिस्ट्रीब्यूट होकर सेल मेम्ब्रेन में चली जाए। इसी तरह बैरियर्स जो होती हैं वो कौन से ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन से इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, ये जो ड्रग जो हमारी है आगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर रही होती है। तो फर्स्ट बैरियर होगा कैपिलरी एंडोथेलियल सेल बैरियर होता है, ठीक है, कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। ये क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, इंजेक्शंस होती है, इसलिए इजीली जो हमारी ड्रग होती है वो पास हो जाती है। नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन्स के लिए जो होता है कि हमारी जो ड्रग का सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो, क्योंकि ड्रग मॉलिक्यूल जिनका जो वेट है 50 मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इजीली पास आउट हो जाएंगी। एक जो इम्पोर्टेंट जो इसका फैक्टर है बैरियर, जो बहुत अहम बैरियर है, वो है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ये ड्रग्स को ब्रेन की तरफ मूव करने नहीं देता, क्योंकि जो हाईली सिलेक्टिव और नॉन परमिएबल होता है, टाइटली एपिथेलियल इंजेक्शंस होते हैं कि जो ड्रग जो होती है वो हमारे ब्रेन को पास नहीं होने देती। अगर ड्रग की जो नेचर है वो लाइपोफिलिक होगी, मैंने जैसे अभी पीछे भी बताया कि अगर ड्रग की नेचर लाइपोफिलिक होगी तो वो ड्रग इजीली मूव कर जाएगी हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से आगे हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसी तरह नेक्स्ट, अगर ड्रग जो होगी आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो हमारे इन बैरियर्स को क्रॉस नहीं करेगी। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी, थिनोफेंटल जो ड्रग है वो लाइपोफिलिक होती है। फेंट्रल जो ड्रग होती है ये लाइपोफिलिक होती है, जो कि एज कंपेयर फिनोबार्बिटल। तो थिनोपेंटल जो ड्रग होगी ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और इसका फैक्टर है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो बैरियर वो प्लेसेंटल बैरियर होता है। ये जो बैरियर होता है ये इन हर केस में नहीं होता, ये जो प्रेगनेंसी में होता है, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर ये बैरियर होता है और ये एंडोथेलियल लेयर्स के दरमियान में बनता है। और इससे क्या होता है, जो ड्रग होती है वो हमारे फिटस की तरफ मूव नहीं करेगी, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी काज होगी, डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं होगी, तो एलिमिनेट भी नहीं होगी। ये जो थे ये हमारे थे टिश्यू परमेबिलिटी में ड्रग और बैरियर्स को हमने, मतलब टिश्यू एंड ब्लड को बैरियर को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा जो है फैक्टर है वो है ब्लड फ्लो, के ब्लड फ्लो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन कौन से फैक्ट कर रही है। नंबर 2 है ब्लड का फ्लो। अब ब्लड का फ्लो जिन ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा होगा ड्रग उन ऑर्गन्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होगी, जैसे कि ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए या फिर किडनी होगी, तो इनकी तरफ ड्रग जो होती है वो ज़्यादा मूव करेगी एज कंपेयर टू स्केलेटन मसल्स। तो ड्रग इनकी तरफ ज़्यादा मूव होगी तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस साइड पे ज़्यादा होगा। जैसे प्रोपोफोल एक ड्रग है, वो ब्रेन में जाएगी, डायरेक्ट ब्रेन में जाके हाइप्नोसिस कर देगी, मतलब कि जो पेशेंट है वो बेहोश हो जाएगा। अब फिर ब्रेन में जाने के बाद जो ड्रग है वहाँ पे हाइप्नोसिस अपना इफेक्ट शो करने के बाद टिश्यूज़ की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ड्रग जो होती है हमने पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशंस की तरफ मूव कर रही होती है, तो टिश्यूज़ में आ जाएगी, टिश्यूज़ से आगे होते हुए किडनी से ये एलिमिनेट हो जाएगी, ये अपना इफेक्ट शो करने के बाद एलिमिनेट हो जाएगी। तो मतलब कि ड्रग का फ्लो जिस साइड पे ज़्यादा होगा ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन उस साइड पे ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है वो था बाइंडिंग साइट फैक्टर। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जाके हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस में जो ड्रग्स होती है वो आगे टिश्यूज़ की तरफ उसने मूव करना होता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है, लेकिन हमारे जो ड्रग्स होती है वो दूसरे अदर ऑर्गन्स या टिश्यू या प्लाज्मा या प्रोटीन्स के साथ जाके बाइंड हो जाती है। जब वो ये ड्रग्स दूसरे जो टिश्यूज़, प्लाज्मा या प्रोटीन के साथ जाके बाइंड होगी तो ये अपना इफेक्ट ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एलिमिनेशन नहीं होगी ड्रग की। इसी तरह जो बाइंडिंग साइट है ये टिश्यूज़ से ड्रग बाइंड कर जाएगी, टिश्यूज़ से ड्रग बाइंड कर जाएगी या प्लाज्मा से। टिश्यूज़ में ये क्या होता है, हार्मोन्स या प्रोटीन्स के साथ ड्रग, हार्मोन्स या प्रोटीन्स के साथ ड्रग बाइंड होकर अपना इफेक्ट ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से ड्रग सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसी तरह प्लाज्मा में ये प्रोटीन से ड्रग अगर प्रोटीन से हो जाएगी और इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं देगी, सीरम ह्यूमन एल्बुमिन्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे साइट्स होते हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3, इस साइट 4 होते हैं ड्रग, उनके साथ जाके बाइंड हो जाएगी और अपना इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से ड्रग हमारी आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसी तरह जो ग्लोबिन के साथ जो हमारी ड्रग है वो जाके, इसमें बहुत सारे साइट्स होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, गैमा होती है, ये जो एंटीजेंस बाइंडिंग, इसको हम एंटीजेंस बाइंडिंग बोलते हैं।
जो एंटीजेंस बाइंडिंग इधर आके ड्रग अपनी बाइंड हो जाएगी, जैसे ये इसको हम अल्फा 2 को हम लोग विटामिन बाइंडिंग बोलते हैं, इसको आयरन बाइंडिंग बोलते हैं। तो ड्रग जो होती है इन साइड्स पे आके बाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्रग जो होती है अपना इफेक्ट खत्म कर देती है और सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इसी तरह जो नंबर 4 था वो था पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स थे। नंबर 4 जो था वो था पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। अब पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स में क्या आ जाता है, एज आ जाती है। अब कुछ जो होता है इन्फेंट्स होते हैं उनमें जो होता है वाटर बॉडी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। इन्फेंट्स के अंदर जो बॉडी वाटर टेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशंस भी ज़्यादा होगी। इसी तरह फैट्स का भी होता है, इन फैट्स के अंदर फैट ज़्यादा होता है तो वो भी उस पर डिस्ट्रीब्यूशंस पे इफेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेगनेंसी में। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जैसा कि मैंने पीछे पढ़ा है कि जो प्रेगनेंसी वूमेंस होती हैं उसके अंदर जो प्लेसेंटल बैरियर्स होते हैं जो ड्रग को पास नहीं होने देते, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होती। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर भी इफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ड्रग सही से पास नहीं होती। इसी तरह ओबेसिटी में भी आ जाता है। ओबेसिटीज़ में क्या होता है कि भी फैट्स का लेवल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन से इफेक्ट कर रही होती है, सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती ड्रग की, और इसीलिए हमारी जो ड्रग है एलिमिनेट नहीं हो पाती सही से और अपना इफेक्ट शो नहीं करती। और एक आ जाता है डिजीज़। बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे हमारी बॉडी में ड्रग का फ्लो होता है, तो अगर कोई बीमारी की वजह से या कोई हमारा जो ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से जो होती है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशंस पर बड़ा फैक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी कह लें होता है कि डिजीज़ होने की वजह से वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं होगी तो ड्रग हमारी सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो वो अपने टारगेट को कैसे अचीव करेगी? जब टारगेट को अचीव नहीं करेगी तो अपना इफेक्ट शो नहीं करती, तो इफेक्ट शो नहीं करेगी तो इसलिए वो ड्रग का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस को अफेक्ट कर रही होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।